नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 18 जुलाई और आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे दिग्गज माइनिंग कंपनी कोल इंडिया के बारे में, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। फ्रेंड्स, अगर इकोनॉमिक टाइम्स में अभी 7:29 पर छपी खबरों की माने तो हिंडाल्को जिंदल स्टील एंड पावर एंड वेदांता टर्मिनेट सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स विथ कोल इंडिया। फ्रेंड्स, ये कोल इंडिया के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा सकता है, क्योंकि हिंडाल्को जिंदल स्टील एंड पावर एंड वेदांता ने इसकी जो सप्लाई के ऑर्डर्स थे, जो परचेज ऑर्डर्स थे, कोल इंडिया से जो कोयला लिए जाते थे, उसके ऑर्डर्स और परचेज ऑर्डर्स को टर्मिनेट कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। अब इसके कारण क्या रहे हैं उसको भी देख लेते हैं, थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। तो जिंदल स्टील एंड पावर एंड वेदांता लिमिटेड है टर्मिनेटेड सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स विद कोल इंडिया विद 2 कंपनी साइटिंग पुअर क्वालिटी, pilferage and high transportation cost. Coal India said in response to Economic Times query that the cancellation appear to be calculated move since the companies can now buy the fuel at relatively lower price due to the overall drop in demand. Coal India has also reduced floor price for auction. तो फ्रेंड्स, इसमें कहना है कि इनके यहाँ से जो कोयले आते थे वो कम आते थे, उसमें से चोरी कर लिए जाते थे, उसकी क्वालिटी ख़राब थी, और उनके यहाँ से जो कोल इंडिया के यहाँ से कोयला मंगाते हैं उसकी मंगाने की जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है वो बहुत हाई होती है। इस आधार पे जब कोल इंडिया के जो प्रवक्ता हैं उनसे जब बात की गई तो इकोनॉमिक टाइम्स को उन्होंने बताया कि नहीं, ये सब बातें नहीं है। कोल इंडिया की जो डिमांड कैंसिल की गई है उसकी वजह यह है कि कोविड-19 के चलते जो पावर का प्रोडक्शन है वो कम हो गया है, पावर की डिमांड है वो कम हो गई है। इस वजह से पावर का प्रोडक्शन कम हो गया है और इस वजह से कंपनियों को कोयले की ज़रूरत नहीं है और इसलिए वे कोयला नहीं मंगाना चाहती और उनका एक उम्मीद है कि कोयले की लोअर प्राइस होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब इसके बाद जो कोल इंडिया के प्रवक्ता ने एक और बात ऐड किया कि अब हम कोयले के ऑक्शन की जो फ्लोर प्राइस है उसे हम रिड्यूस करने वाले हैं, उसे कम करने वाले हैं, ताकि हमारी डिमांड फिर से क्रिएट हो सके और हमारे कोयले की बिक्री फिर से बढ़ सके। तो फ्रेंड्स, ये तो रही इकोनॉमिक टाइम्स में छपी खबरों की बात। लेकिन फ्रेंड्स, अगर ओवरऑल बात करें तो यह खबर कोल इंडिया के लिए एक तगड़ा झटका के रूप में देखा जा सकता है। वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते एक तरफ तो पावर कंजम्पशन कम होने से पावर कंपनियों ने अपनी बिजली का उत्पादन कम किया हुआ है, उससे उनके पास कोयले की खपत वैसे ही कम हो रही है जो कोल इंडिया के सेल को प्रभावित किया हुआ है। उसके ऊपर से इन पावर कंपनियों का इस प्रकार कोल इंडिया को दिए गए परचेज ऑर्डर को निरस्त किया जाना कोल इंडिया के लिए दोहरा झटका माना जा सकता है। फ्रेंड्स, इन झटकों का कोल इंडिया के शेयर प्राइसेस पर आने वाले दिनों में निगेटिव असर हो सकता है, किंतु किसी भी अंतिम कंक्लूजन पर पहुंचे इससे पहले इसके रिटर्न की स्थिति को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम देख रहे हैं कि एक दिन के अंदर जो पिछला ट्रेडिंग सेशन था उसमें कोल इंडिया ने अपने निवेशकों को 3.52% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अगर एक वीक की बात करें तो -0.45% का निगेटिव रिटर्न है, और एक मंथ की बात करें तो एक मंथ में 0.88%, लगभग 1% का पॉजिटिव रिटर्न है। और एक साल पहले अगर किसी ने निवेश किया होगा इस कंपनी में तो अभी भी 41% के आसपास नुकसान में है। फ्रेंड्स, कंपनी के अगर कारोबार की स्थिति को एनएसई की वेबसाइट पर देखें तो यहाँ देखेंगे कि इसके ऑर्डर बुक को देख करके जो लग रहा है कि प्राइस में जो मजबूती है तो बाइंग क्वांटिटी अभी भी लगी हुई है, सेलिंग क्वांटिटी नहीं है। तो तात्कालिक तौर पर प्राइस में मजबूती दिख रही है। और अगर इसके ट्रेडेड वॉल्यूम की बात करें तो जो टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड हुई है बहुत अच्छी खासी इसकी क्वांटिटी है, 1,13,31,580 शेयर्स की, और उसमें जो डिलीवरी हुई है वो भी बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि 39,99,890 शेयर, लगभग 40 लाख शेयर्स की डिलीवरी भी हुई है। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी 35% से भी ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं डिलीवरी भी स्ट्रांग है। फ्रेंड्स, अब इसके प्राइस मूवमेंट को अगर देखें तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इसके आरएसआई की वैल्यू निकल के आ रही है वो 45 के आसपास निकल के आ रही है, जो प्राइस में बहुत मजबूती तो नहीं दिखा रहा लेकिन कमजोरी भी नहीं दिखा रहा। और यहाँ जो एमएससीडी की पोजीशन है, एमएससीडी में जो बियरिश क्रॉसओवर बना हुआ था और वो धीरे धीरे कमजोर होकर के बुलिश क्रॉसओवर बनने के जैसा सीन बनता हुआ दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं प्राइसेस में तात्कालिक मजबूती दिख रही है। लेकिन इसके चार्ट को थोड़ा सा और गहन रूप से विश्लेषण किया जाए तो आप यहाँ यह देखेंगे कि इसने 20 जनवरी 2020
2020 को अपने 50 दिनों के मूविंग एवरेज, 100 दिनों के मूविंग एवरेज और 200 दिनों के मूविंग एवरेज, तीनों मूविंग एवरेज से एक बार जब नीचे आया तो काफ़ी लंबे समय तक ये इन तीनों मूविंग एवरेज से नीचे नीचे ही ट्रेड करते रहा। लेकिन एक तारीख इसमें दिख रही है 29 मई 2020, तो उस दिन इसने अपने 50 डेज के ईएमए को क्रॉस करने का कोशिश किया और उसके दूसरे दिन 1 जून को इसने अपने 100 दिनों के ईएमए को क्लेम करने की कोशिश की, जिसकी वैल्यू निकल के उस दिन पे आ रही थी 154 रुपये, लेकिन 149 रुपये के आसपास से जाकर के ये रिजेक्ट हो गई थी। फ्रेंड्स, वहाँ से फिर से इसमें प्राइस में कमजोरी रहती है और इसके बाद ये 11 जून को फिर से एक बार तीनों मूविंग एवरेजेज के नीचे आ जाता है। फ्रेंड्स, लेकिन अगर इधर पिछले कुछ दिनों की बात करें तो 22 जून को फिर से इसने एक बार 50 डेज के ईएमए को क्लेम कर लिया था, लेकिन इसकी मजबूती बनी नहीं रह सकी और फाइनली 30 जून को ये फिर से अपने तीनों मूविंग एवरेजेस के नीचे आ चुका है। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, यहाँ से देख करके जो जनवरी से लेकर के और जुलाई तक के ट्रेड के सेटअप को देखा जाए तो ओवरऑल इसके प्राइसेस में कमजोरी रही है और इस प्रकार के ये जो निगेटिव न्यूज आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसके प्राइसेस में और भी आगे आने वाले दिनों में कमजोरी के कारण हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही मेरे तरफ से एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन के आधार पे एक अपनी आप स्टडी करें, एक रिसर्च करें और इसके बाद अगर इसमें आप निवेशित हैं तो आगे का प्लान कर सकते हैं कि इसमें आपको निवेशित रहना है या एग्जिट करना है, या इसमें आप अगर कोई नया निवेश करना चाहते हैं तो आप प्लान कर सकते हैं कि इसमें आप नया निवेश कर सकते हैं तो किन स्तरों पर निवेश करें या नहीं निवेश करें। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।